हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मैटर्स। आज के वीडियो से हम है ना सिविक्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें सीटेट जो जनवरी में सीटेट होने वाला है ना, उसके लिए सिविक्स के जो जो टॉपिक दिए गए हैं क्लास 6, 7, 8 और 9th के कुछ चैप्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। मैंने जो सिलेबस देखा था उसमें मैंने इन चैप्टर्स को देखा था। तो आज से ये सब शुरू हो रहे हैं और आपको डेली इन पर एक वीडियो मिलता रहेगा। डेली आपको कोई नया चैप्टर सिविक्स का करवाया जाएगा, ठीक है ना। और ज्योग्राफी का जो है मेरा वो सीरीज चल रही है पहले से, उसमें मैंने 12-13 के आसपास क्लासेस दे दी हैं। वो भी आपके सीटेट के सिलेबस पर ही है, ठीक है ना। तो उसमें भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी और ये भी एक नई सीरीज शुरू की है मैंने जो सिविक्स की है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास 6 का चैप्टर 1 है जिसका नाम है विविधता, जैसे इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहा गया। ये आपके सिलेबस में जो आपका सिविक्स का सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक ही डाइवर्सिटी दिया गया है। और ये तो आज से हम ये विविधता को शुरू कर रहे हैं। विविधता आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 6 का। तो पहले तो विविधता का मतलब क्या है भाई, पहले तो यही समझिए। विविधता यानी कि बहुत सी अलग अलग चीजें, विविध अलग अलग, विविधता विभिन्नता एक तरह से, ठीक है ना। तो उन्हीं को अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। इस चैप्टर के अंदर पहले एक स्टोरी दी गई है विविधता की समझाने के लिए, वो छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए दी गई है। यहाँ से एग्जाम में, आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में नहीं आएगा, पर फिर भी आप एक बार जैसे अपनी बुक में पढ़ो तो स्टोरी को पढ़ लीजिएगा। हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमारे एग्जाम में आएगा। इसमें दो दोस्तों की स्टोरी दी गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि दोनों अलग अलग धर्म और रिवाज से, रीति रिवाजों के थे, अलग अलग थे, ठीक है ना, अलग अलग सोसाइटी से आते थे। तो हम जहाँ से हमारे पेपर में आएगा हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे पेपर में यहाँ से आ सकता है भारत में विविधता, ठीक है ना। तो ये समझिए, यहाँ से शुरू करते हैं। भारत विविधताओं का देश है। एक मिनट के लिए, हाँ जी, यहाँ से भारत में विविधता। तो भारत क्या है? विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, ठीक है ना। तो विविधता ही ये बताया गया है कि भारत में विविधता, भाई आपने देखा होगा इंडिया है, इंडिया में जम्मू कश्मीर में, फिर आप यहाँ अरुणाचल पर नीचे आ जाइए जम्मू कश्मीर से, जैसे कि हरियाणा है, अलग लोग हैं, पंजाब में अलग है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ की लैंग्वेज सबकी अलग है। कोई सेम लैंग्वेज बोलता देखा है? नहीं ना। सबकी भाषाएं क्या है? अलग अलग है। ये तो मैंने 2-4 स्टेट्स का नाम लिया है। हरियाणा में जो 28 स्टेट्स हैं उन सभी में अलग अलग एक लैंग्वेज बोली जाती है। कुछ की कॉमन मिलती जुलती होती है, वरना सबकी अलग अलग है। और तो रीजन वाइज भी, एरिया वाइज भी भाषा अलग होती है, ठीक है ना, जो वहाँ की बोली जाती है। ये क्या है? विविधता में आता है। खान पान भी क्या है भाई? हर जगह का अलग अलग है। हर स्टेट में अलग अलग तरह का खान पान है। कहीं चावल ज़्यादा खाया जाता है, कहीं घी दूध ज़्यादा खाया जाता है, कहीं मछली खाई जाती है ना, कहीं मीट खाया जाता है। तो ये क्या है कि ये वहाँ भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग है। जहाँ जो चीज़ें, एक तो जैसे समुद्रों के किनारे क्या मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, है ना, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, चावल ज़्यादा उधर चावल ज़्यादा होता है। अब जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, वहाँ मछली और चावल फेमस है। और अपना हरियाणा, यहाँ घी दूध है। पंजाब में भी घी दूध ज़्यादा फेमस है। तो क्योंकि यहाँ भाई पशुपालन ज़्यादा होता है। और फिर यहाँ के एरिया में हम गेहूँ और चावल तो हम भी उगाते हैं, है ना, पर यहाँ घी दूध का खाना ज़्यादा फेमस है। और आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ के खानों के तो नाम ही अलग अलग होते हैं, है ना। गुजरात में अलग खाना होता है, जैसे वहाँ का खाना, ये ढोकला वगैरह जो बोलते हैं, ये अलग अलग तरह की डिशेस हैं। तो ये क्या है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ना वहाँ, और उनके मतलब कि उनका जो रीति रिवाज है या उनका रहन सहन, उसके अकॉर्डिंग उनके खान पीन है। तो क्या हो गया, ये भी विविधता में ही आता है। विविधता का मतलब हो जाता है विभिन्न प्रकार, अलग अलग चीज़ें, ये सब विविधता में इंक्लूड होती हैं। हम भाषा अलग बोलते हैं, हम खाना अलग तरह से खाते हैं। अब पहले तो फिर भी लोगों को इतना नहीं पता होता, पर आजकल तो जैसे मोबाइल, नेट, इंटरनेट हो गया है, टीवी वगैरह में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रिवाज मानते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। हमारे त्यौहार मनाने का तरीका अलग होता है ना। कश्मीर, अब आप एक बात मान के चलिए, कश्मीर के लोगों के त्यौहार कुछ अलग हैं। अब अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अलग त्यौहार मनाएंगे, उनके त्यौहार मनाने का तरीका अलग है। सिख धर्म के लोग अपना अलग तरीके से त्यौहार मनाते हैं। बौद्ध धर्म के लोग अपने अलग तरीके से त्यौहार मनाते हैं, है ना। और हिंदू है वो अपना अलग त्यौहार मनाते हैं। पर
अलग अलग त्योहार मनाने के बाद भी क्या है, वो सब भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, और क्या सब त्योहार तो मनाते हैं, सबका अपना तरीका अलग है। विभिन्नता में एकता इसी तरह से बनती है कि सब क्या करते हैं, त्योहार मना रहे हैं, है ना। त्योहार तो सभी मना रहे हैं, पर क्या हो रहा है वहाँ, त्योहार बनाने का उनका जो है ना तरीका अलग है त्योहार मनाने का। तो वही बात है, खाना सब खा रहे हैं, खाना तो सब खाते हैं, पर उनके डिशेज अलग अलग हैं। कोई दाल रोटी खा लेता है, कोई दाल चावल खा लेता है, कोई मछली चावल खा लेता है ना, कोई ढोकला वगैरह बना खा लेता है, कोई इडली खा लेता है, कोई सांभर खाता है। तो वही चीज़ें हैं कि खाना तो सभी खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई विविधता है, वो खाना ही नहीं खाते, दूसरे वाले खाना खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। खाना सब खाते हैं, पर खाना जो उनका है वो अलग अलग तरीके का है, ठीक है। और भिन्न भिन्न धर्म, अब धर्म की बात आ गई। हाँ भाई, धर्म भी अलग अलग है, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पर ठीक है ना, तो सबके धर्म अलग है। तो ये ही विविधता है। विविधता क्या है कि एक ही देश में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। आगे पढ़ते हैं अभी। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है ना, एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है, ठीक है ना, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। अब वो करने का तरीका अलग का मतलब क्या आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि खाना सभी खा रहे हैं, पर खाना खाने का तरीका अलग है। कपड़े तो सब पहन रहे हैं, पर सब अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग कपड़े पहन रहे हैं। जैसे हरियाणा वालों की ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, जम्मू कश्मीर वालों की अलग होगी, केरला तमिलनाडु है उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, है ना। राजस्थान वाले लोगों की ड्रेसिंग अलग होगी, जैसे कि वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। ऐसा तो नहीं कि बिना कपड़ों के घूम रहे, कपड़े तो सभी पहन रहे, बस अपने जो वहाँ उनका चलन चला हुआ है, जो वहाँ के भौगोलिक स्थिति है, भाई जहाँ ठंड ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा गर्म कपड़े पहने जाएंगे, जहाँ गर्मी है वहाँ पतले कपड़े पहने जाएंगे, जहाँ मीडियम सा काम है वहाँ मीडियम तरह के कपड़े पहने जाएंगे, है ना। कपड़े तो सभी पहन रहे हैं ना सभी कपड़े। तो वही बात है कि हाँ, चीज़ें भाई वो सभी, उनके करने का तरीका अलग है, काम तो वो सभी कर रहे हैं। अब हिंदू है पूजा वो भी करेगा, मुस्लिम है पूजा वो भी करेगा, सिख है पूजा वो भी करेगा, ईसाई है पूजा वो भी करेगा, बस उनका पूजा करने का तरीका अलग है, उनके धर्म स्थल अलग है। हिंदू मंदिरों में जाएंगे, मुस्लिम मस्जिदों में जाएंगे, सिख अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, ईसाई अपने चर्च में जाते हैं ना। उनके जो तरीके हैं भाई, कोई कैंडल जला लेता है, कोई नमाज पढ़ लेता है, कोई आरती कर लेता है। तो ये सब क्या है, ये तरीके अलग हैं, पर काम तो सभी एक कर रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब आगे हम विविधता को कैसे समझें, तो करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाजों, घोड़ों, ऊंट पर बैठकर जाते थे या पैदल जाते थे, ठीक है ना। बल्कि जब हमारे देश में अभी 200 यानी 200 वर्ष की बात हो रही है, ये 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार, भाई ये तो अभी ज़्यादा चलन में आई है ना, कुछ 150 वर्ष लगा लो, मेनली तो 50 वर्ष ही है, वरना 25-30 वर्ष से ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। ये पहले कम थी, अब तो हर घर में भाई बाइक है, हर घर में कार है ना। तो जब ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी, हमारे जीवन का पार्ट नहीं थी, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तो वो कैसे करते थे, पानी के जहाज से, घोड़ों से या ऊंट पर बैठकर जाते थे, पैदल। तो अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के तथा जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी, ठीक है ना। सीधी सी बात है, आप एक जगह से दूसरी जगह अब आप जा रहे हो तो उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। जैसे गांव से लोग शहरों में पलायन करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर गांव में सूखा पड़ रहा है या खेती में कुछ हो नहीं रहा है या ज़मीन कम है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई चल तू शहर जाके कमा ले, यहाँ तो 1-2 आदमियों से भी काम चल जाएगा। या फिर वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही गरीबी है, तो वो शहरों की तरफ चलते हैं, क्योंकि भाई वो उद्योग धंधे हैं, काम ज़्यादा है शहरों में। तो काम, भाई यात्राएं किस लिए की जाती थी, एक तो काम की तलाश में, व्यापार करने के लिए जाते थे, काम करने जाते थे, खेती करने। भाई पहले ऐसा था कि खेती के लिए जब लोगों को इतने, जो 200 साल पहले की बात है, तब तो पॉपुलेशन भी कम थी, ठीक है ना, और लोगों को क्या था कि खेती के लिए दूसरे एरियाज में चले जाते थे। तो ये सब यात्राएं किसी न किसी काम की तलाश में हो रही थी, ठीक है ना। चूंकि यात्रा में भाई पैदल यात्रा करते थे या पहले इतने संसाधन नहीं थे, तो क्या होता था, यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगता था, और इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। अब एक जगह गए हैं, मान के चलो 15-20 दिन का तो उनको जाने में ही टाइम लग गया, अगर पैदल गए हैं या पानी के जहाज से या ऊँट से,
अगर दूर गए हैं, मान के चलो आपका जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक का सफ़र कर लिया, तो इतना लंबा सफ़र है। आज तो आप फिर भी ट्रेन में 2 दिन में कर सकते हो, हवाई जहाज़ में आप 2-4 घंटों में कर सकते हो, है। बस में आपको फिर भी 2-3 दिन लग सकते हैं। पर जब वो इतना दूर का सफ़र पैदल करते थे या दूसरे देशों में भी जाते थे, तो पैदल जाना या पानी के जहाज़ से जाना या अपने घोड़े या ऊँट लेके जाना, तो इसमें क्या होता था, बहुत टाइम लगता था। तो ऐसा नहीं था कि भाई आज गए फिर महीने बाद फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं था। तो सोचते थे भाई आज आए हैं, अब पहुँचे हैं यहाँ, महीने 2 महीने का सफ़र करके, तो थोड़ा टाइम अब भाई 2-4 महीने यहीं ठहरते हैं। तो वो वहीं ठहर जाते थे, अक्सर नई जगहों पर ठहर जाते थे। और फिर उनको काम अच्छा लगे, ज़मीन वहाँ देखते भाई ज़मीन, हाँ भाई यहाँ ज़मीन कम ज़्यादा है, लोग कम है और थोड़ी सस्ती है, तो चलो यहीं ज़मीन पर अपनी खेती शुरू कर देते। क्योंकि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना पीना, और जहाँ उसे ये सब चीज़ें मिल जाए वो वहीं ठहर जाएगा। जहाँ उसे सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है जीवन के लिए, यापन के लिए, जहाँ उसे सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी वो वहीं ठहरेगा। तो इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। भाई सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो लोग क्या करते थे, भाई खाने के लिए दाने ही नहीं है तो वहाँ रह के क्या करेंगे, तो वहाँ उसे छोड़ के दूसरी जगह भर चले जाते थे। उन्हें जब भरपेट खाना नहीं मिलता था तो वो नई जगह बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। भाई कई ऐसी कंट्रीज थी जहाँ कंटिन्यू लड़ाइयाँ होती रहती थी, युद्ध, या ऐसे एरिया, अब आपका जम्मू कश्मीर का एरिया या ऐसे, अब तो यहाँ फिर भी शांति है। पहले क्या होता था, हमेशा भाई बॉर्डर पर हमेशा दो देशों के बीच भिड़ंती रहती है, आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अगर जिसके लिए पॉसिबल होता है ना, वो वहाँ से निकल जाता है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार वालों की जान को बचाने के लिए, कि भाई यहाँ रोज रोज डर डर के मरने से अच्छा है यहाँ से चलो, ठीक है ना। तो इस कारण से लोग भी क्या करते थे, जगह से छोड़ कर दूसरी जगह यात्राएं करते थे। अब जाएंगे तो यात्राएं करनी पड़ेगी ना। तो इससे क्या होता है, जब लोग इतनी यात्राएं, अब मैंने बता दी भी यात्राएं करें, हम चैप्टर तो विविधता के पढ़ रहे हैं और मैडम यात्राएं बता रही हैं, तो इसका मतलब है क्या इसमें विविधता में यात्राओं का, तो विविधता आई कहाँ से। अब एक एरिया में एक ही धर्म के, एक ही जाति के लोग रह रहे हैं, मान के चलो, तो वहाँ विविधता तो नहीं आ सकती ना। भाई डाइवर्सिटी जो है, ये विविधता है, ये आई कहाँ से, ये जब एक जगह के लोग दूसरी जगह जाकर बसेंगे तभी तो विविधता आएगी ना। तो जब लोग नई जगह बसना शुरू कर देते हैं, उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है, कुछ नई चीज़ें, नई मतलब कि कुछ चीज़ें वे नई जगह के अपना लेते हैं और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इस तरह यानी कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह बसेंगे तो अपना, अब ये सोचिए, मुस्लिम है वो हिंदू रीजन में आएंगे, मान के चलो जहाँ हिंदू ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, सिख ज़्यादा हैं या ईसाई ज़्यादा है, कोई भी धर्म है वहाँ ज़्यादा है, और मुस्लिम कुछ आए हैं, तो वो क्या, वो वहाँ नई जगह आएंगे, उनको जो चीज़ अच्छी लगेगी नई जगह आके हमारे हिसाब की अच्छी लगेगी, अपने हिसाब से वो उसे अपना लेंगे और कुछ वो अपनी रखेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अपनी, ऐसा ही दूसरे धर्म वाले लोग करते हैं। और अगर उनको उनके धर्म की कुछ बातें अच्छी लगेंगी या उनके खाने पीने की कोई बात, धर्म ओनली धर्म की बातें नहीं हो रही यहाँ, उनके खाने पीने में, उनका पहनावा, कोई चीज़ अच्छी लगेगी उसे वो अपना लेंगे। सिंपल सी बात है, पहले औरतें साड़ियाँ पहनती थी देखो, या फिर वो लहंगे दामन वगैरह, ये अपनी ड्रेसेस होती हैं इनकी अलग अलग। पर आज मेनली क्या है, सूट ज़्यादा चल गए हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल ज़्यादा है ना। पहले आदमी भी धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, आजकल ये पैंट शर्ट लोअर टी शर्ट ज़्यादा चल गई क्योंकि कंफर्टेबल ज़्यादा है। तो जो चीज़ें सुख सुविधाएं देंगी हमारे शरीर को या हमें, जो हमें अच्छी लगेंगी, हम उन्हीं चीज़ों को तो अपनाएंगे, है ना। तो इस तरह से, तो ये क्या है, अब ये विदेशों से आई हुई चीज़ें हैं ना एक तरह से, तो ऐसा तो नहीं हमारी मिट्टी की उपज है। तो फिर वही बातें हैं कि जो चीज़ें नई जगह आने पर कुछ चीज़ें पुरानी रहेंगी जो हमें पसंद है, और कुछ नई चीज़ें जो हमें पसंद आएगी उन्हें हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए पुराने का मिश्रण होता रहता है। ऐसे धर्म में, संगीत में कोई गीत गाने हैं, कोई किसी तरह के रिवाज हैं, ठीक है ना, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो दूसरी जगह हम आते हैं और हमें उनको पसंद आ जाते हैं, उन चीज़ों को वो अपना लेते हैं। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है। जैसे मैं आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज हो गया। भाई आप कहीं जाके रह रहे हो, आप दूसरे, जैसे अब हरियाणा के लोग हैं केरला में चले गए, समझो एक बात, आपको वहाँ क्या, केरला के लोगों का खान पीन में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, आपने वो अडॉप्ट कर ली, ठीक है। उनके पहनावे में या उनके रीति रिवाजों में या कुछ भी आपको वहाँ जाके बसने पर उनका अच्छा लगा, आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे, और आपका उन लोगों को पसंद आएगा तो वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आदान प्रदान। खाना पीना जो है
एक रीजन से दूसरे रीजन पर ऐसे ही पहुंचते हैं। एक स्थान का खाना पीना या एक स्थान के लोगों का पहनावा, एक स्थान के लोगों की बोली दूसरे स्थान के लोगों तक कैसे पहुंचेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो पार्सल होके चली जाएगी, भाई लोग वहां जाके बसेंगे तभी तो वो एक दूसरे से सीखेंगे, है ना। तो ऐसे क्या कह रहा है ये, धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है और यही आपकी विविधता है। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्नता सांस्कृतिक प्रभाव ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। भाई अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास, अब हम इन चीज़ों के बारे में पता कहाँ से चलेगा। भाई इतिहास में जैसे इतिहास का मतलब कि जो हम पीछे कुछ टाइम जो जा चुका है वहाँ अब हमने देखा कि वहाँ लोग गए, वहाँ लोगों ने आपस में एक दूसरे को प्रभावित किया है उनके जीवन को, तो वो कैसे, ठीक है ना। तो इस तरह से कई क्षेत्र ने अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। कोई क्षेत्र ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ इतनी विविधताएं संपन्न हो जाती है, मतलब कि इतनी विविधताएं वहाँ आ जाती है। तो वो किस तरह आती है भाई, लोगों के वहाँ जाकर बसने से। अब उसको हम आगे पढ़ेंगे भाई कैसे ये क्षेत्र विविधता संपन्न हो गए हैं। देखिए ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में भी किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं। अब ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति होती है आपकी जगह। भाई भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है, आपके एरिया की कंडीशंस, या आप कौन से स्टेट में कौन सी जगह रह रहे हो तो वहाँ कैसी नेचुरल कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है ना। वहाँ पहाड़ है, मैदान है, ठंड है, गर्म है, बारिश ज़्यादा होती है, तो ये सब आपकी भौगोलिक स्थितियाँ हो गई। गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ या सर्दी ज़्यादा पड़ती है। मैदानी एरिया है तो आप क्या उगाएंगे, पहाड़ी एरिया है तो आप क्या उगाएंगे, है ना, इस तरह से। तो उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क होता है। सिंपल सी बात आ गई। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों, खान पान, आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह के वो काम करेंगे वो भी अलग होंगे। पहले यहीं तक पढ़ लेते हैं। अब देखिए पहाड़ी एरिया में जो लोग रहेंगे वो क्या, उनकी फसल क्या होगी, बहुत जो वो वहाँ उगा सकेंगे। पहाड़ी एरिया में जैसे ठंडा रीजन होता है, ठंडा एरिया होता है, तो वहाँ मोस्टली फसलें कम उगाई जाती हैं। या पहाड़ों पर जैसे चाय उगाते हैं, चाय की खेती कर लेते हैं, या फलों के पेड़ लगाते हैं, सेब वगैरह के, केसर उगाते हैं, भेड़, ये बकरियाँ वगैरह पालते हैं उनके लिए, भेड़ वगैरह, है ना। और समुद्री एरिया में, समुद्र जहाँ होते हैं वहाँ मछलियों का ज़्यादा उत्पादन होता है, मत्स्य पालन ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह वहाँ के लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का काम। और पहाड़ों में ठंड ज़्यादा होती है तो कपड़े, गर्म कपड़े पहने जाएंगे। समुद्र के किनारे नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, तो वहाँ नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं भाई, सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी खान पान, अब जो चीज़ जहाँ बहुयातायात में होगी, मतलब कि जहाँ मछली ज़्यादा हो रही है तो वहाँ के लोग मछली चावल वगैरह ये खाएंगे। पहाड़ों में जो चीज़ ज़्यादा होगी वो लोग वहाँ वो चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, है ना। तो खान पीन और ये सब चीज़ें आपकी भौगोलिक स्थिति पर, वहाँ के कपड़े और खान पीन का क्या होगा, वहाँ की भौगोलिक कंडीशंस जो है ना, जो आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उनसे उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जियां, अनाज उगाते हैं। अब देखो शहरों में लोग आके रहने लगे, शहरों में तो इतनी खेती बाड़ी का काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे और वैसे काम ज़्यादा है, व्यापार हो रहा है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, है ना। और वैसे जैसे कि सरकारी वर्क काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये काम करते हैं शहरों में। खेत, और जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, खेती करते हैं, चाहे वो पहाड़ी एरिया हो, चाहे आपका समुद्री एरिया हो, चाहे वो आपके प्लेन्स मैदानी एरिया हो। वहाँ जो लोग गांव के अंदर हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, और जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो उद्योग धंधों में या किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता है, वो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा विरले, मतलब थोड़ा भूल भी जाते हैं कि, क्योंकि वो तो बाजार जाते हैं, मार्केट से अपना खाना, अपने साग सब्जियां ले लेते हैं और सारी चीज़ें मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है ना। तो वो इन सब चीज़ों के लिए कहाँ रहते हैं, बाजार पर निर्भर रहते हैं। कौन, शहर के लोग। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब यहाँ दो बातें आई हैं भाई, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक। अब कोई भी एरिया है उसकी में अगर विविधता है तो उस विविधता पर एक तो इतिहास का और दूसरा भौगोलिक कारकों का कैसे इफेक्ट पड़ा। भौगोलिक कारक जैसे वहाँ की जमीन है, जहाँ जैसे वहाँ का मौसम है, वहाँ का कैसा मौसम है, ठंडा है, गर्म है, जमीन कैसी, उपजाऊ है, निर्जन है, कैसी है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट हो गया भौगोलिक।
वहाँ क्या खेती की जाती है, कैसी फसलें उगाई जाती है, तो क्या खाएंगे, और ठंडा है तो कैसे कपड़े पहनेंगे, गर्म है तो कैसे कपड़े पहनेंगे। ऐतिहासिक का मतलब है कि इतिहास में पुराने टाइम में वहाँ लोग कहाँ से आकर बसे, वो अपने कौन से धर्म के लोग हैं, अपने साथ कौन से रीति रिवाज लेके आए हैं, तो ये आपका ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई से हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हम लद्दाख से। ये देखिए पहले तो एक लद्दाख की फोटो दिखा रखी है। लद्दाख क्या है, आपका रेगिस्तान है, और कैसा ठंडा रेगिस्तान है, ये ध्यान रखिएगा। लद्दाख आपके जम्मू कश्मीर में इंक्लूड था पहले, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था, पर अब हमारे जो इंडिया में 28 राज्य बना दिए हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए आज आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल कर दिया है। 7 आपके पहले से थे, और आपका एक स्टेट कम कर दिया है। जो 29 स्टेट थे ना, उसमें से जम्मू कश्मीर को निकाल दिया गया है। 28 स्टेट हो गए हैं आपके, और 9 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश 9 और राज्य आपके 28 हैं। तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पास लगता हुआ पहाड़ी एरिया है, और ये ठंडा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो इसलिए यहाँ खेती वगैरह संभव ही नहीं है। और यहाँ इतनी ज़्यादा भाई ऊंचा एरिया है, ऊंचाई पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। गर्मियों के मौसम में ही यहाँ थोड़ा बहुत भाई एरिया से बर्फ़ हटती है, और इसलिए यहाँ क्या है, ज़मीन मतलब कि ऐसी है कि उपजाऊ नहीं है। ये ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख, ये लिखा हुआ है यहाँ देखिए। ठीक है ना। ये चलिए भैया अब शुरू करते हैं लद्दाख की कहानी से। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व के पहाड़ियों में बसा है। ठीक है ना, पूर्व में, ये ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के ऊपर है पूर्व में। यहाँ बहुत कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। भाई बर्फ़ होती है, पानी है नहीं, तो खेती कहाँ से होगी, पेड़ कहाँ से उगेंगे। ठीक है ना। यहाँ पीने के पानी की समस्या रहती है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। भाई गर्मी में जो बर्फ़ पिघलती है, ये जो बर्फ़ पिघलती रहती है ना, जो नदियों के रूप में फिर पिघल के वही पानी उनका पिघल के नीचे आता है, पहाड़ों से आता है, तो वहाँ से वो पानी लेते हैं। वैसे वो पानी अच्छा होता है, बिल्कुल प्योर होता है पीने के लिए। तो वो पीने के पानी के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, बर्फ़ के पिघलने पर। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बकरियाँ पालते हैं, और बकरियों से कौन सी ऊन मिलती है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। स्पेशलिटी क्या है, ये पश्मीना ऊन है, और यह ऊन बहुत ही कीमती होती है, जिससे पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। मतलब कि इस ऊन से ही पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं। शॉल जो सर्दियों में हम लोग ओढ़ते हैं ना, तो लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। पश्मीना शाल कहाँ बुनी जाती है, कश्मीर में। लद्दाख के लोग पश्मीना ऊन इकट्ठा करते हैं अपनी भेड़ बकरियों से, और उसे कश्मीर के व्यापारियों को दे देते हैं। ठीक है ना। यहाँ के लोग, अब ये बता रहा है कि लद्दाख के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ के लोग दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे कि दूध, जैसे जिसको डेयरी प्रोडक्ट नहीं बोलते हम, मक्खन, चीज़, एक खास तरह का छेना होता है चीज़, जिसमें एक मांस खाते हैं। ठीक है ना। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और यौक होते हैं। या क्या होता है भाई, ये पहाड़ी एरियाज में मिलता है। ये दूध भी देते हैं, अगर फीमेल यॉक है तो दूध देते हैं, और वैसे इनके बोझ उठाने में बहुत ही मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान को ढोने में भी काम आते हैं याक पहाड़ों में। ठीक है ना। तो यहाँ के लोग मेनली, यहाँ के लोग खाते क्या है भाई, जो लद्दाख के लोग हैं वो दूध से बने पदार्थ और मीट वगैरह ये खाते हैं। और इनके परिवार के पास क्या होती है, गाय, बकरी और याक होती है, जहाँ से इन्हें ये डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, ये जो खाना पीने का सामान है। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ व्यापारी नहीं आते हैं, या आने के लिए व्यापारी आकर्षित नहीं होते, यहाँ व्यापारी भी आते हैं भाई। लद्दाख में तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि जो पहाड़ है ना, पहाड़ों में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में पासेस बने हुए, आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते हैं। अब एशिया की, भाई हमारा बॉर्डर है जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख पर, तो एशिया के, अब हम एशिया के अंदर ही तो आता है ना इंडिया भी, तो एशिया के जो दूसरे पार्ट के लोग हैं, दूसरी कंट्रीज जो है एशिया में, वो लोग यहाँ से लद्दाख के जरिए इंडिया में आते हैं। ठीक है ना। और मध्य एशिया के काफिले यहाँ तक पहुँचते हैं, और जो आज जिसे हम आज तिब्बत कहते हैं ना, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ठीक है ना। तो मतलब कि इंडिया, ये जो लद्दाख में आते थे, जो तिब्बत में जाने के लिए
लोग जाते थे तो ये यहाँ से लद्दाख से ही निकलकर तिब्बत में जाते थे और अपने साथ ये मसाले, कच्चा रेशम, दरिया वगैरह की लेके आते थे, ये सब सामान लेके आते थे। तो यहाँ से ट्रेड भी होता था, व्यापार होता था ना। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। अब लद्दाख से ही जो है ना बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म अपने इंडिया में शुरुआत हुई थी भाई, तो बौद्ध धर्म लद्दाख से तिब्बत में एंटर किया था। लद्दाख के बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है ना, जो आज चाइना के अंडर में आता है, तो वहाँ लद्दाख से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं, क्योंकि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। या इंडिया में कौन से पार्ट को छोटा तिब्बत कहते हैं, तो लद्दाख को कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, इस्लाम धर्म से 400 साल पहले। और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। अब लद्दाख में बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 400 साल पहले यहाँ मुस्लिम धर्म आया था भाई, परिचय हुआ। इसका मतलब यही है कि मुस्लिम धर्म के लोग लद्दाख आए थे। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। मौखिक संग्रह मतलब वो ओरली रूप से गाते हैं इन गानों को, ठीक है ना। तिब्बत का एक ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब तिब्बत की ग्रंथ है, जैसे हमारे यहाँ अपने ग्रंथ होते हैं इसी तरह से, तो उस ग्रंथ का नाम है केसर सागा, वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। और उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, यानी कि उसको जो वो जो उनका केसर सागा जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित ये ग्रंथ है, इसको लोग, कौन से लोग, स्थानीय लोग कौन है भाई, लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही लोग स्थानीय, वहाँ इनकी ज़्यादा संख्या है, किनकी, मुसलमानों की और बौद्ध धर्म के लोगों की। तो वो इस ग्रंथ के जो गाने हैं या इस ग्रंथ की जो भी कविताएं हैं, जो भी चीज़ इस ग्रंथ के अंदर है, उसको वो ज़्यादा गाते हैं और उसी पर नाटक वगैरह करते हैं, वे अपना मनोरंजन करते हैं उससे। अब ये एक देख लीजिए, ये कश्मीर में औरतें हैं पश्मीना शॉल बुन रही हैं, दिख रहा होगा ना आपको यहाँ। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये तो हो गई थी लद्दाख के बारे में बातें, भाई लद्दाख में लोग क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना, कब इस, तो ये सब चीज़ें तो हो गई थी लद्दाख की। ये तो हो गया भारत का एक ऊपरी छोर, कौन सा, उत्तरी छोर। अब आगे दक्षिणी छोर पर, दक्षिण में आपका केरला आ जाता है ना, तो केरला की बात करते हैं। केरला भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में है बसा हुआ राज्य है, ठीक है ना, वो आपके उत्तर पूर्व का था और ये आपके दक्षिण पश्चिम का। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है। अब यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ समुद्र, वहाँ की खासियत क्या थी, वो ऊंचाई पर था, पहाड़ी एरिया था। दूसरी तरफ यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं भाई, पर यहाँ उतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है जितनी लद्दाख में थी। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। अब यहाँ की पहाड़ियों पर फसल होती है क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो इतना हार्श नहीं है, ठीक है ना, यहाँ का मौसम अनुकूल है, यहाँ बारिश भी होती रहती है क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं। वहाँ रेगिस्तान था, बारिश नहीं होती थी, वहाँ फसलें उगाई नहीं जाती थी। एक विविधता तो आप यहीं देख लीजिए। तो यहाँ मसाले उगते कहाँ, केरला में, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, मतलब कि मसालों के लिए व्यापारी यहाँ बहुत ज़्यादा आए थे। आपको पता भी होगा कि जो जितने भी व्यापारी आए थे इंडिया में, जैसे पुर्तगाली आए थे या जो भी, या अंग्रेज आए थे, जो भी आए थे, ये सब किस लिए आए थे, मसालों के लिए। सबसे पहले मसालों का व्यापार करने आए थे, फिर आके यहीं जड़े जमा के बैठ गए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा भी, केरला में सबसे पहले कौन से व्यापारी आए थे, तो अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्म के दूत थे ना, संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, ठीक है ना। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएगा कि भारत में जो ईसाई धर्म आया था तो उसको कौन लेके आया था, तो उसको लेके आए थे संत थॉमस, ठीक है, कौन लेके आए थे, सेंट थॉमस। अब यहाँ देखिए, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से जो व्यापारी आए थे वो भाई उनको यहाँ बिजनेस करने बस गए, एक तरह से उनको अच्छी इनकम होती थी, यहाँ से वो मसाले वगैरह खरीदते और अपने दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी या जहाँ से भी वो लोग अपने देश में या जहाँ भी उनको भेजना होता था मसाले भेजते, तो वो यहाँ रुक कर ही ये बिज़नेस शुरू कर दिया उन्होंने, है ना, ट्रेड करने लग गए थे वो। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा था। मतलब कि इब्न बतूता भी करीब 700 साल पहले यहाँ आया था केरला में।
कि मुसलमान समुदाय यहाँ बड़ी इज्जत थी, कि मुसलमानों की यहाँ बहुत इज्जत होती थी, यहाँ बहुत आराम से रहते थे इज्जत के साथ। अब ये देखिए ये यहाँ मछली पकड़ने का भी, ये देखिए केरला है भाई समुद्री किनारे, तो देखिए मछली पकड़ने के जाल वगैरह सेट कर रखे हैं, है ना। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, वहाँ भेड़े पाल रहे थे और यहाँ केरला में आपका मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जब वास्को डिगामा पानी के जहाज से भारत पहुँचे थे ना, तभी पुर्तगालियों को पता चला था, वरना पहले क्या करते थे, लैंड एरिया से आते थे। पर तब पुर्तगालियों को पता चला था कि भारत में समुद्र से भी रास्ता है, भारत पहुँचने का रास्ता जो समुद्र से भी है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब भाई जिस धर्म के लोग वहाँ आकर बसने लग गए, तो वो धर्म और वो धर्म की मतलब की विशेषताएं वहाँ, वो उस धर्म के लोग वहाँ रहने लग गए, तो उन सबका प्रचलन भी वहाँ होने लग गया। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम है। अब ये अरबी आ गए, यहूदी आ गए, तो ये क्या हो गया, ये सभी धर्म वहाँ आ गए, बौद्ध धर्म भी वहाँ आ गया। तो यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हो गए। कहाँ, केरला में। तो ये क्या हो गई, केरला की विविधता हो गई। चीन के लोग भी व्यापार के लिए केरला आए थे, ठीक, केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। भाई जो चीन में जो जाल हैं और जो यहाँ केरल में जो जाल यूज़ किए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो हूबहू मतलब कि वैसे ही सेम टू सेम मिलते, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। और उन्हें चीनावाला कहा जाता है। कहाँ, आपके केरला में उनको चीनावाला कहा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि चीन का नाम यूज़ हो रहा था, यानी कि चीन से आए, क्योंकि चीन से जो लोग उन जाल को लेके आए थे, तो उनको चीनावाला कहते होंगे या इस तरह का नाम यूज़ करते होंगे। वो ही फिर अपने लोकल लोग थे जो चीन यहाँ रहने वाले। अब चाइना से लोग आकर भी बसे हैं, या दूसरे स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज से लोग आके बसे हैं, तो वो जो सामान अपने साथ लेके आए, तो उसको अपने जो उनका पहले से उस सामान का नाम था, उसी से तो बोलते थे उस सामान को। तो ऐसे ही वो लोकल लोग थे, वो भी उसे, उन्होंने देखा भाई ये जाल तो अच्छा है, मछली पकड़ने में काम आएगा। केरला के स्थायी जो लोग थे, पहले स्थानीय लोग थे, तो उन्होंने उन जाल को यूज़ करना शुरू कर दिया, और उन जालों को वो भी चीनावाला कहने लगे, ठीक है ना। अच्छा, तलने के लिए लोग ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उसे चीना चट्टी कहते थे। तो ये जो चीन शब्द है, इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, ठीक है ना। अब फ्राई करने के लिए भी ऐसे कोई बर्तन था, उसको चीना चट्टी कहते हैं, जैसे हम कढ़ाई कहते हैं, तो वहाँ जो लोग जिस बर्तन को यूज़ करते उसे चीना चट्टी कहा जाता था। तो इससे हमें पता चल गया कि ये बार बार जो चीन शब्द यूज़ हो रहा है, तो ये कहाँ से आया, चाइना से आया है। केरल की ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, तो वहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। अब भाई यहाँ अगर चावल ज़्यादा हो रहा है, मछली ज़्यादा हो रही है, मसाले ज़्यादा हो रहे हैं, तो अच्छी तड़के वाली सब्जी बनाएंगे, चावल के साथ खाएंगे। और अपना जो लद्दाख था, वहाँ लोग क्या खा रहे थे भाई, वहाँ ना खेती की जा रही थी, ना कोई मछली है ना कुछ, तो वो क्या अपने भाई कुछ पशु पाल रहे हैं, उन पशुओं का ही दूध वगैरह, घी, मक्खन और चिकन वगैरह अपना खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ जहाँ केरल और लद्दाख, अब ये देखिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं यह भी देखने को मिलता है कि दोनों के क्षेत्र इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले लोगों ने प्रभावित किया है। मतलब कि हमने देखा भाई अलग अलग वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है बिल्कुल ही, पर ऐतिहासिक तौर पर हमने क्या देखा कि जो वहाँ भी चीन से लोग आए, अरब से लोग आए, उन्होंने वहाँ व्यापार किया, तो उन लोगों ने अपना इफेक्ट छोड़ा। ऐसे ही केरला में भी वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, मसालों की खेती संभव है। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति में ऊन ने व्यापारियों को खींचा। लद्दाख में तो व्यापारी किस लिए गए, ऊन लेने के लिए गए, और केरला में लोग मसालों के लिए आए, है ना। तो इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। भाई अब आपको किसी भी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक जीवन है, आज हम किसी एरिया में जाके देखते हैं भाई वहाँ के लोग ये खाना खा रहे हैं, इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इस धर्म को मान रहे हैं, इस रिवाज को मान रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आई, ऐसा तो नहीं एकदम से कहीं से आ गई भाई, धीरे धीरे वहाँ पनपी है ना। वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग खेती की जाती है, तो वो खाना खा रहे हैं उस हिसाब से। वहाँ की जो मौसम की कंडीशन है उस हिसाब से कपड़े पहन रहे हैं। पर जो धर्म है, जो रिवाज है, वो जो लोग वहाँ आकर बसे हैं उस वजह से फैला है, तो वो आपके इतिहास की देन है, ठीक है ना। वहाँ जो लोग बाहर से आकर बसे हैं वो अपने साथ अलग धर्म, अलग रिवाज लेके आए हैं, तो वो इतिहास की देन हो गई। और खान पीन और पहनावा और खेती क्या है, आपकी भौगोलिक स्थितियाँ हैं।
विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बल्कि सिर्फ हमारे पास्ट में ऐसा नहीं हुआ था, हमारा प्रेजेंट जो है, हमारा वर्तमान, उसमें भी तो यही हो रहा है भाई। काम के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जाके बसेंगे तो वहाँ के लोगों को देखेंगे, वहाँ के रिवाज धर्म देखेंगे, वहाँ का खान पीन देखेंगे। हम अपने साथ अपना धर्म, अपने रीति रिवाज, अपना खान पीन लेके जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते जहां हम पहुंचते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक उसी तरह से इसने बताया है। इसी तरह अपने अड़ोस पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस ये थोड़ा सा इमेज बनी हुई है, ये आतंकवादियों के अकॉर्डिंग ज़्यादा फैली हुई है कि मुस्लिमों के साथ थोड़ा बुरा व्यवहार, वरना हमारे पास में अगर कोई मुस्लिम धर्म का लोग रहते हैं या ईसाई धर्म के लोग रहते हैं तो ऐसा थोड़े हम उनकी जानी दुश्मन है, नहीं। अब क्या है, हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनके रीति रिवाजों को मानते हैं, उनके भी धर्म की हम सम्मान करते हैं, है ना। हमारे जो देश भारत है उसका तो अपना कोई धर्म ही नहीं है। भारत देश ने सभी धर्मों को समान रूप से माना है, ठीक है ना। इसीलिए तो ये डाइवर्सिटी में, विविधता में भी एकता है। अभी विविधता में एकता कोई पढ़ लेता है। विविधता में एकता आ गया आपका। भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। अब जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों से मुक्ति ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों ने पाई थी या ईसाई धर्म के लोगों ने पाई थी या हिंदुओं ने पाई थी। जब सभी एकजुट होकर लड़े थे तभी तो वो सफल हुए थे। अकेला अकेला, वो कहते हैं ना भाई, जो लकड़ियों का गट्ठा, उसी में एकता से काम बन सकता है। अलग अलग एक एक आदमी अलग अलग होकर कोई काम करेगा तो वो काम नहीं होगा। और जब सब मिलजुल कर किसी काम को करेंगे, एकता में बल है ना। तो जो सब मिलजुल कर काम करते हैं तो वही काम पॉसिबल होता है। तो उसी को एक विभिन्नता में एकता कहा गया कि विभिन्न धर्म जाति के लोग थे पर उन्होंने सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तभी तो अंग्रेज इंडिया छोड़कर गए थे। तो उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी विविधता है। अंग्रेजों ने काफ़ी टाइम तक यही किया था कि फूट डालो, राज करो, ठीक है ना। डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपना रखी थी और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि एक दूसरे से चाहे हम कितने ही भिन्न हैं, अंग्रेजों के खिलाफ उन लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो सब एक थे, तभी अंग्रेज गए थे। वरना अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था। पर जब लोगों की समझ में आया कि अंग्रेज तो हमें अलग अलग करके हम पर राज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सबको गुलाम बना रखा है, इस तरह से। ये भाई एक पोएम लिखी हुई है, ये हमारे एग्जाम में आएगी नहीं। चलिए भाई आगे पढ़ लेते हैं। ये जो गीत है, ये जलियांवाला बाग में जो पोएम, जो ऊपर जो गीत बताया, ये जलियांवाला बाग में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया गया था। हत्याकांड में एक ब्रिटिश जर्नल ने शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा करने आए थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध कर रहे थे। मतलब कि सभी धर्म के लोग थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। बच्चे तो नहीं थे पर हाँ पुरुष थे, महिलाएं थी। वो सब क्या थे, सब मिलकर यही सोच रहे थे कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई की जाए, उनके जो अत्याचार थे उनसे परेशान थे। तो इन सब के लिए वहाँ क्या हो रही थी, सभा हो रही थी जहाँ अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी, फिर बहुत से लोग मर गए थे। आपको पता होगा जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। तो ये वो गीत है ना, वो इसी के ऊपर बनाया गया, वो गीत वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आई थिंक, मुझे लगता नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, पर फिर भी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है। इसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया गया है। स्वीकार करने की भावना, जो भारत में जो एकता है ना, वो ऐसा नहीं कि बाहर से किसी ने ला के छोड़ा था, अभी तुम एक हो जाओ तुम अंग्रेजों से दूर हो गए। ये तो हमारे अंदर पहले से ही थी। पर क्या किया हमने भाई, इसको रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगा। रियलाइज़ भी थोड़े समय के लिए किया, बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ तो कितनी मार काट हुई थी, है ना। इस विविधता को पहचानना, प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये पॉइंट देख लेना भाई, एकता में अनेकता का विचार हमें किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। भाई उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ चैप्टर पसंद आया होगा। आपको इसी तरह से कंटिन्यू डेली आपकी सिविक्स का भी चैप्टर मिलता रहेगा और साथ साथ आपकी ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक मिलता रहेगा। ये CTET के लिए तैयारी करवाई जा रही है। बाकी जो ये और भी किसी स्क्रीनिंग में कहीं भी आते हैं ये चैप्टर, तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है। पर अभी मैं जो है 1 महीना जो अभी टाइम है हमारे पास CTET जो जनवरी का, उस पर फोकस करके ये चैप्टर्स रेडी करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।